नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मेरे साथ आपको दिख रहे हैं डॉक्टर अविनाश सिंह। उनके पास की है उससे फैक्ट की जो अंधी गलियां होती हैं उनके ताले खोलते हैं और बहुत बखूबी खोलते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि उनको दर्शकों की बहुत जबरदस्त, जब पिछली बार पहली बार वो आए थे तो मैंने उनके कमेंट्स पढ़े तो तमाम दर्शकों ने कई बार कहा कि डॉक्टर साहब को आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बेहतर। तो मुझे लगता है मैंने डॉक्टर साहब को फिर बुलाया। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। प्रणाम सर, सभी को, दर्शकों को, आपको भी। अरे बहुत ही जबरदस्त एक भाषण हम लोगों ने सुना एनएसए अजीत डोभाल। और देखिए, लोग ये कहते हैं कि ये कब तक रहेंगे, कब तक नहीं, और कितने साल तक रहेंगे, ये अक्सर कहते हैं। और फिर सबसे ज्यादा सवाल उठता है कि साहब वो तो इस उम्र में क्या करेंगे। तो आप उस भाषण को, पहले तो उस भाषण के बारे में बताइए, बाद में उस एजेंडे पर बात करेंगे। आपने ऐसा भाषण कब सुना पिछली बार? देखिए सर, टू बी फ्रैंक, मैंने ऐसा भाषण न सिर्फ भारत के एनएसए, मतलब मैंने दुनिया के किसी एनएसए के मुंह से कभी नहीं सुना। एटलीस्ट मेरे तो नॉलेज में नहीं है। और आप लंबे समय से पत्रकारिता किए हैं, अगर कोई एनएसए इस तरीके का भाषण देता है तो निश्चित तौर पे वो सामने से गुजरता तो जरूर एक बार, क्योंकि इस तरीके की चीजों की चर्चा हो ही जाती है अक्सर। लेकिन अजीत डोभाल जी बोल कहां रहे थे और बोल क्या रहे थे, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे जैसे आप मंदिर गए हैं सर, तो जाहिर सी बात है कि आप कोई भजन गाएंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, दीप चढ़ाएंगे, सिंपल सी चीज है। लेकिन आप बॉर्डर पे खड़े हैं तो आप गोली चलाएंगे, सिंपल सी चीज है। आप अगर एडिटोरियल लिखने बैठ रहे हैं तो एडिटोरियल लिखेंगे, अब उस समय आप खाना थोड़ी ना खाने लगेंगे सर। तो अजीत डोभाल साहब बोल कहां रहे थे? अजीत डोभाल साहब बोल वहां रहे थे कि युवा नेतृत्व, युवा शक्ति और भारत का जो राजनीतिक भविष्य है आने वाला, इस तरीके का वो एक विषय था जहां पे 3-3.5 हजार युवा इकट्ठे थे। उन्होंने बहुत सही बात कही। ये जो आजकल सेकुलरिज्म का खेल, और मैं इसको नहीं मानता हूं, मैं उसको नहीं मानता हूं, पार्क, और जिस तरीके से अपने ट्रेडिशन को छोड़ करके दूसरे ट्रेडिशन को एक्सेप्ट करना, और तमाम कुरीतियां चल रही हैं युवाओं के बीच में, खासकर आज के डेट में, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो, तमाम तरीके की चीजों से जूझ रहे हैं युवा। उनको सही डायरेक्शन उन्होंने दिया कि ये देश इसलिए आजाद नहीं हुआ कि तुम लोग वैलेंटाइन डे मनाओ और चॉकलेट खाओ और फिर भूल जाओ। इस देश को आजाद कराने में लोगों का बहुत योगदान है और तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम आजाद भारत में पैदा हुए, मैं तो गुलाम भारत में पैदा हुआ। फिर उन्होंने कहा कि अगर प्रतिशोध भूल गए, क्योंकि वो 1947 से पीछे गए और बहुत पीछे गए, उस एरिया में गए जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था, जिसकी सीमाएं, जिसकी भुजाएं बहुत बड़ी थी। और तब वो कहते हैं कि अगर प्रतिशोध भूल गए, किस चीज का प्रतिशोध उन्होंने कहा? तुम्हारी संस्कृतियों को कुचला गया, तुम्हारे गांवों को जलाया गया, तुम्हारे मंदिरों को जलाया गया, तुम्हारे शास्त्रों को जलाया गया, तुम्हारे इस तरीके की जितनी भी चीजें थी, ताकि तुम खत्म हो सको। और तुम खत्म नहीं हुए, तुम बचे रहे। दुनिया की एकमात्र सबसे प्राचीन सभ्यता बची हुई है, एकमात्र प्राचीन सभ्यता है। सनातन कह लीजिए, धर्म कह लीजिए, हिंदुत्व कह लीजिए, हिंदू कह लीजिए, जो भी कह लीजिए उसको, अलग अलग कॉन्टेस्ट में लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं इसको। वो एक ही बची हुई है पूरे दुनिया में। तो क्यों बची हुई है? इतना गुलामी, इतना सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी, क्योंकि उसको बचाने वाले लोग थे, तो बची हुई है। अब आगे अगर बचाना है तो तुम्हें प्रतिशोध लेना होगा। और प्रतिशोध लेने का मतलब अजीत डोभाल ने थोड़ी ना कहा था कि तलवार निकालो और गर्दन काटो, ना भैया। उन्होंने सिंपल कहा कि देश को मजबूत करो और भूलो कभी मत भूलो सोमनाथ मंदिर को। मोदी जी गए हुए हैं वहां, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, ओमकार मंत्र का जाप चल रहा है, ठीक है। मत भूलो काशी विश्वनाथ के विध्वंस को, मत भूलो मथुरा के विध्वंस को। उनके कहने का यह मतलब था, जब तक इसको याद रखोगे तब तक तुमको अपनी संस्कृति और अपने हुए हमले और उनके कारणों के बारे में जानकारी रहेगी। आईजेएनए से उनके कहने का यह मतलब था कि तुमको क्यों मिटाने की कोशिश की गई,
तुम्हारी चीजों को क्यों खत्म करने की कोशिश की गई या कहीं कहीं खत्म भी की गई, क्यों? इसको हमेशा याद रखना, तब यह राष्ट्र बचेगा, तब यह भारत बचेगा, तब यह सनातन संस्कृति बचेगी, तब यहां का हिंदू कल्चर बचेगा, हिंदू संस्कृति बचेगी, अदरवाइज नहीं बचेगी। और यह बहुत जरूरी था इस तरीके की भाषा में बात करना। अभी क्या है ना कि सर आप उसको दबा दबा करके बात करते हैं ना, पीछे पर्दे के पीछे जा जा करके बात करते हैं, उसको कहानी किस्से मुहावरों में प्रयोग करते हैं, तो नहीं समझ में, मुहावरे आते ही नहीं आज के बच्चों के, कॉन्वेंट टाइप के हैं सब। मैं कॉन्वेंट्स का विरोधी नहीं हूं, कोई कॉन्वेंट्स का बच्चा गाली देने लगेगा मुझे, लेकिन उनको नहीं मुहावरा पता है? तो जब उनको मुहावरा पता नहीं है, उनको डायरेक्ट ही बात समझ में आती है, तो उनको डायरेक्ट बात करो ना। और सबसे बड़ी बात है कि एक 80 साल का व्यक्ति ये कह रहा है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह रहा जिसको चीजों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, जिसके बारे में शिक्षा ही नहीं है, जिसके बारे में वो कुछ समझता ही नहीं है। वह दुनिया के बेस्ट एनएसए में से एक गिने जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं उनका प्रशंसक हूं। ये दुनिया के कई सारे राष्ट्राध्यक्षों ने उनके सामने भी कहा, उनके पीछे भी कहा है। और इस उम्र में एक्टिवनेस, और उन्होंने एक चीज बहुत मजेदार कही कि देखो मैं मोबाइल फोन यूज नहीं करता हूं, लेकिन कम्युनिकेशन के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना? तो और भी बहुत सारे तरीके का मतलब क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे बेटा टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में और भी तरीके होते हैं। अब मैं चूंकि टेक्निकल व्यक्ति, तो मुझे तो समझ में आ रहा था कि ठीक है, सामान्य फोन हैक होते हैं, सामान्य फोनों में बहुत सारी समस्याएं होती है, सामान्य नंबर में बहुत सारी समस्याएं हो, मेल कर नहीं सकते हैं, व्हाट्सअप कर नहीं सकते हैं। तो एक एनएसए जब कहीं बात करता होगा, मान लीजिए सर कि ईरान में फंस गया कोई हमारा, अब एनएसए को बात करनी, तो एनएसए फोन लगाएगा क्या? नहीं, एनएसए के अपने सूत्र होंगे, अपने सोर्स होंगे, और कब सैटेलाइट फोन यूज करेगा कि सैटेलाइट यूज कर लेगा डायरेक्ट, क्या करेगा वो वही व्यक्ति जानता है। उसके तरफ भी उन्होंने इंगित किया। यानी कि आप टेक्नोलॉजिकल तरीके से टेक्नोलॉजी के रूप में मजबूत होइए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप राष्ट्र के रूप में संगठित होइए, और जो अपने इतिहास को नहीं याद रखता है, जो अपने इतिहास को भूल जाता है और इतिहास में हुई घटनाओं को भूल जाता है, उसके अंदर प्रतिशोध की क्षमता नहीं रहती, वो राष्ट्र कभी भी खड़ा नहीं होता, वो राष्ट्र हमेशा खत्म हो जाता है। और ये बहुत जरूरी था सर जी। दरअसल हम इसको इस आईने में भी देख सकते हैं कि आज जिस तरह से आपने देखा, पीएम मोदी थे, पीएम मोदी ने भी ये कहा और बड़ी गहराई के साथ कहा। हालांकि बहुत सारे लोगों को तो उम्मीद थी कि जैसे एनएसए ने बिल्कुल साफ कर दिया, वैसे पीएम भी आज कुछ साफ कर देंगे। मतलब जब वो वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि कुछ चीजें की हैं, क्लैरिटी के साथ कहा कि कौन वो इतिहासकार हैं जिन्होंने गजनी जैसे एक, जो महमूद गजनवी जैसे सन की हत्यारा या जो जिहादी मानसिकता का सबसे घृणित रूप हो सकता है, उस तरह के हत्यारे को उन्होंने धन पिपासु में बदल दिया। उन्होंने ये किया कि साहब वो पैसे लूटने आया था, और चूंकि वो दौर पैसे लूटने वालों का था, तो इसलिए वो भी है उन्हीं में से था। मतलब उसका सरणीकरण जो हबीब तक ही पहुंच पाए, उनके बाप तक नहीं पहुंच पाते हैं, मोहम्मद हबीब तक, जिसने गजनवी जो किताब लिख के छोटी सी, और उसने इस पूरे इतिहास को बदलने का, जो जिहाद का बेसिक काम किया था, अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस का जो कहा जाता है, वो उसी का प्रणेता था, उसका जिक्र किया। तो जो एनएसए जब इस तरह की बात करते हैं, जब एनएसए बताते हैं, तो हम इसको एक जो पॉलिसी कह सकते हैं। जब पीएम वहां उसके साथ सीरा जोड़ते हैं, तो क्या हम इसकी कोई एक पिक्चर आपके जहन में उभरती हुई आ रही है, जिस तरह आप एनालिसिस करते हैं सिक्योरिटीज इश्यूज का? आप तीन चीजें देखिए, तीन बयान देखिए। कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी भी कुछ कह रहे थे, उन्होंने भी लगभग कुछ इसी तरीके की कुछ बातें की थी, कुछ इतिहास की, कुछ इतिहास बोध की, कुछ संस्कृति की, कुछ कल्चर की, ठीक है। अब उसकी कड़ी में उन्होंने एक चीज कहा था कि उस पे काम होता रहना चाहिए। उन्होंने क्या कहा था कि जो चीजें गलत हुई हैं उसके सुधार पे काम होता रहना चाहिए। उन्होंने कह दिया अब गलत क्या हुआ इस देश में? इस देश में सबसे बड़ा गलत यही हुआ कि इसकी सांस्कृतिक पहचान को इस देश के
मिटाने की कोशिश की गई और उस क्रम में चाहे गुरुकुल बंद कर दिए गए, चाहे उस क्रम में अंग्रेज हो, चाहे मैकाले हो, सिर्फ वो उन्होंने सिर्फ यहां पे जो मुगल आक्रांता है, जो अन्य आक्रांता है, सिर्फ उनकी बात नहीं हो रही थी, यहां अंग्रेजों की भी बात हो रही थी। एक चीज, दूसरी चीज आप देखिए सर, अब दूसरी कड़ी में मोदी जी से पहले अजीत डोभाल जी इस बात को कहते हैं, लेकिन मुझको लगता है थोड़ा सा क्रम गड़बड़ हो गया। मोदी जी को पहले कहना चाहिए था ये बात, अजीत डोभाल जी को बाद में कहना चाहिए था। पूछिए क्यों? मोदी जी ने एक बात कही सोमनाथ में कि सोमनाथ तोड़ने वाले इतिहास के पन्नों में सिमट गए। ध्यान रखिएगा सर। अब अजीत डोभाल साहब को कहना चाहिए कि वो जो इतिहास का पन्ना है उसको बेटा तुम बराबर पढ़ते रहो, है ना? जैसे प्रधानमंत्री कह रहे कि इतिहास के पन्नों में सिमट गए, तो अब आदमी सोचेगा ना, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि भैया कौन से इतिहास के पन्ने में है। तो अजीत डोभाल साहब तब बोलते हैं कि जो मोदी जी बताए थे इतिहास के पन्नों में सिमट गए, उन पन्नों को पढ़ते रहना, पलटते रहना, बराबर पलटते रहना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब पढ़ने की चीजें हैं। इसको पढ़िए, आप ट्रिग्नोमेट्री खूब लगाइए, खूब आर्क बनाइए, खूब मिसाइल बनाइए, लेकिन प्रेरणा लेता रहिए वहां से। प्रेरणा जब तक लेते नहीं रहेंगे वहां से, तब तक चीजें, देखिए सर, एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, राष्ट्र की अवधारणा क्या होती है? राष्ट्र की पूरे दुनिया में एक ही अवधारणा है, वो है भाषा और कल्चर। इसके अलावा और कुछ नहीं होती है राष्ट्र की अवधारणा। कोई अगर कोई राष्ट्र है, अगर कोई, देखिए देश तो बहुत सारे बन जाते हैं, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं। राष्ट्र की अवधारणा यह होती है कि वहां की कल्चर, वहां की सांस्कृतिक पहचान, वहां की भाषा, वहां की विविधता, एक रूपता, एकता, अनेकता, जो भी चीजें हैं, ये चीजें चल करके राष्ट्र बनती हैं। भारत एक राष्ट्र है, ठीक है, बहुत लोग इसको राष्ट्र पुरुष भी कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको कहा था। अब जब राष्ट्र की आप अवधारणा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इतिहास भूल जाओ, सब सेकुलर बन जाओ, तो इतिहास कैसे भूल करके राष्ट्र की बात करेंगे? फिर तो ग्रुप की बात होने लगेगी ना, कि ये तेरा ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप है, इसका ग्रुप है, उसका ग्रुप है। राष्ट्र की परिभाषा तब धूमिल हो जाती है जब एक राष्ट्र और उस राष्ट्र का युवा अपने राष्ट्र के ऊपर हुए अत्याचारों को भूल जाता है। और अजीत डोभाल ने साफ साफ प्रतिशोध की बात क्यों कही? प्रतिशोध का मतलब कई तरीके से है। पहला तो देश को मजबूत करो बेटा, तुम लोग पहले देख रहे हो ना, वेनेजुएला वाला उठा ले, वेनेजुएला भी एक देश है और उनका भी एक कल्चर है, उनकी भी एक भाषा है, राष्ट्र भी आप कह सकते हो वेनेजुएला को। रूस का एक अपना वो है, जापान का एक अपना वो है। अब जैसे चाइना का नहीं है, चाइना ने बहुत सारे लोगों को कब्जा कुब्जू लिया है, इधर उधर बहुत सारे उसमें डिस्टर्बेंस है ना। पाकिस्तान कोई न देश है न कोई राष्ट्र है, बांग्लादेश न कोई देश है न कोई राष्ट्र है, श्रीलंका न कोई देश है न कोई राष्ट्र है, नेपाल की अपनी इंडिविजुअल पहचान है। बड़ा छोटा होने से नहीं मतलब है, कितनी मिसाइल है, कितनी चीजें, इससे नहीं मतलब है, ठीक है ना। ये एक अपनी आइडेंटिटी के साथ है, ये अपनी एक पहचान के साथ है, ठीक है। अब इसको सुरक्षित कैसे रखा जाएगा? इसको सुरक्षित रखा जाएगा, जो वर्तमान की चुनौतियां हैं उस चुनौतियों में कैसे उसको मजबूत किया जाए। तो पैसे से उसको मजबूत करिए, पढ़ाई लिखाई करके मजबूत करिए, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करके मजबूत करिए, और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षित रखिए उसको। ऐसा ना हो कि कोई ट्रंप जैसा आए और कहे रात में कि 4 हेलीकॉप्टर लगाओ और उठा ले जाए उसको, है ना। और ये इसको कैसे करेंगे आप क्यों मिसाइल बनाएंगे जब आपके दिमाग में राष्ट्र की अवधारणा ही नहीं रहेगी, अपने ऊपर हुए अत्याचारों की समझ ही नहीं रहेगी, तो फिर आप क्यों मिसाइल बनाएंगे? आप क्यों सैनिकों के अंदर राष्ट्र का जज्बा भरेंगे? क्यों सैनिक जाएंगे बॉर्डर पे? क्यों आपके लिए लड़ेंगे? क्यों आपके लिए बलिदान होंगे? बहुत सिंपल सी थ्योरी है सर। अब इसको आप जैसे महबूबा मुफ्ती करेंगे, अरे नहीं इतनी पुरानी बात पे नहीं करना, जैसे लग रहा है कि अजीत डोभाल साहब ने कहा कि जाओ महबूबा मुफ्ती का उतार लाओ गर्दन। गजब हाल है भाई। कह रहे सदियों पुरानी घटनाओं का बदला लेने की बात नहीं। क्यों नहीं बदला लेने की बात है? बिल्कुल बदला लेने की बात है, और बदले के रूप बदल सकते हैं ना, बदले के रूप बदल सकते हैं। जो देश एक राष्ट्र के रूप में नहीं है, जो शरणार्थियों का एक देश है, वो तो बदला लेने की सोच रहा है।
अमेरिका क्या है? शरणार्थियों का एक देश है, उसकी अपनी कोई सांस्कृतिक पहचान नहीं है। दुनिया भर के लोग वहां गए, लूटे खाए बसे, अमेरिकन हो गए, अब वो मजबूत है। यूरोप की तो चलिए कुछ पहचान भी है, अमेरिका क्या पहचान है? कोई पहचान नहीं। कनाडा की क्या पहचान है? कोई पहचान नहीं। ब्राजील की पहचान है, और भी बहुत सारे लैटिन अमेरिका के देश हैं जिनकी अपनी पहचान है, लेकिन अमेरिका की तो कोई पहचान नहीं। वो कह रहा है कि हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम तुमको उठा लेंगे बेटा, मानोगे नहीं तो हम ग्रीनलैंड पे भी कब्जा करेंगे। वो क्यों ग्रीनलैंड पे कब्जा करने के लिए कह रहा है? ट्रंप अपनी फैक्ट्री लगाएगा ग्रीनलैंड पे? नहीं। एक राष्ट्र के रूप में या एक देश के रूप में वो अपने आप को इतना सक्षम और मजबूत करना चाहता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति आंख उठा करके नहीं देखे। प्रतिशोध नहीं था तो मदुरो कैसे उठा लिया गया? बताइए, ये प्रतिशोध नहीं है तो क्या है? वो आपके बगल में बांग्लादेश में रिजिम चेंज करा देता है, वो पाकिस्तान में रिजिम चेंज करा देता है। प्रतिशोध नहीं है तो क्या है? सिंपल सोचिए सर, कोई भी व्यक्ति सिंपल सोचे जो अपने आप को बहुत दिमाग वाला समझता है कि नहीं मैं बड़ा इंटेलेक्चुअल हूं और मुझे बहुत दिमाग है। प्रतिशोध नहीं तो क्या है? बताइए ना। यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध हो रहा है वो प्रतिशोध नहीं है तो क्या है? किस लिए हो रहा है? हमारे इतने मंदिर तोड़े गए, यह भी तो किसी ने प्रतिशोध ही लिया हमसे, किसी ने बदला ही लिया ना। आप एक एंगल पे मत देखिए, हमारे एंगल पे चलिए, जो लिबरल है उन्हीं के एंगल पे चल के देख लेते हैं। लिबरल बोलते हैं क्या इस बात को कभी? और लिबरल का मतलब क्या होता है? सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर और लिबरल जैसी दो घटिया और वाहियात चीजें भारत की डिक्शनरी से जितना जल्दी निकाल करके फेंक दिया जाए उतना ही बहुत बेहतर होगा। जितना जल्दी निकाल करके फेंक दिया जाए। लिबरल और सेकुलर कोई शब्द ही नहीं है, ये मूर्ख बनाने का एक साधन है जिसको लेकर के हमें पिछले 75-80 साल से मूर्ख बनाया जा रहा है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, कहां सफल हो पाया ये? कहां सफल है बताइए ना? आज के डेट में सफल है कहीं? आप मौका दे करके देखिए, कोई छोड़ दे आपको तो। जो इस संस्कृति से गए, जो इस कल्चर से गए, जो यहीं की भाषा लेकर के गए, वो तो आपके हो ही नहीं पा रहे हैं। और अजीत डोभाल जी जो आज कर रहे हैं ना, वो तुलसी बाबा बहुत पहले रामचरितमानस में लिख गए हैं सर, बहुत पहले। बताइए। भय बिन होत न प्रीत, कही गए हैं भैया। तो भय का मतलब क्या है? भय तब होगा जब हम आपसे। अच्छा, अमेरिका से क्यों लोग डरते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप लाठी उठी लेकर के चलता है क्या, या कट्टा खोस के चलता है? ले आ चौराहे दू फायर, हाँ चलो लाइन में लग जाओ सब? नहीं करता वो। उससे क्यों भय है? उससे भय ये है कि भैया हाई सब जितना सिस्टम उस्टम है, टेक्नोलॉजी है, ईमेल जीमेल जो सब है, ये सब बंद कर देगा, वो सैटेलाइटवा बंद कर देगा तो डॉलर में गड़बड़ कर देगा, तो उसके पास पनडुब्बी है, तो उसके पास ये वाला फाइटर प्लेन है, तो वो वाली मिसाइल है, तो उसके पूरे दुनिया भर में अलग अलग देशों में अलग अलग जियोपॉलिटिकल लोकेशन पे उसके बेसेस है। तभी तो आप डरते हैं ना। है लिबरल है अमेरिका, सेकुलर है? किस लिए डरते हैं आप अमेरिका से? आप छोड़ दीजिए, दुनिया का कौन सा देश नहीं डरता है अमेरिका से? आप इसीलिए डरते हैं ना सर। परमाणु बम में 5000 है उसके पास, जबकि दुनिया को मिटाने के लिए 5000 परमाणु बम की जरूरत नहीं है सर। मैं टेक्निकल स्टूडेंट हूं, 400-500 बहुत है, 5000 क्यों है? अच्छा, पुराने खलीफा के पास भी 5000 है, रूस के पास भी है ना 5000। अब दोनों लोगों के पास 10,000 है, और दोनों लोग क्या कहते हैं? ए भैया सुनो, तुम नहीं बनाओगे। काहे नहीं बनाओगे भैया? क्यों नहीं बनाओगे? ये किसने कह दिया कि तुम जिम्मेदार राष्ट्र हो? हु डिसाइड? ये किसने कह दिया कि चाइना जिम्मेदार राष्ट्र है और फ्रांस जिम्मेदार राष्ट्र है, ब्रिटेन जिम्मेदार राष्ट्र है और रूस जिम्मेदार राष्ट्र है? इन लोगों ने मानवता का विश्व में जितना कत्ल किया है किसी ने नहीं किया।
लेकिन हमारे यहाँ क्या बताया जाएगा, अरे बहुत जिम्मेदार राष्ट्र है ना। अच्छा जी, हमने कौन सा परमाणु बम इतने साल से बनाया हुआ था, किसी के ऊपर पटक दिया? हम तो बड़े परेशान आदमी हैं। हमने क्या ले आकर के पाकिस्तान में 4 छोड़ दिया क्या, कि हमने बांग्लादेश में डाल दिया? हमसे जिम्मेदार कौन है? हम तो सैकड़ों हजारों साल से जिम्मेदार नागरिकता की भूमिका और जिम्मेदार राष्ट्र की भूमिका निभाते आ रहे हैं वर्ल्ड में। हमें मिला क्या, रिटर्न क्या मिला, हमें गिफ्ट में क्या मिला? जैसे सर मैंने आपको कहा कि सर नमस्ते, तो आपने कहा ना कि बेटा खुश रहो। हम कह रहे हैं सर नमस्ते और आप गाली दे रहे हो, तो रिटर्न में हमें क्या मिला? आपको रिस्पेक्ट करके हमने हमने जिसका भी रिस्पेक्ट किया, तो हमें क्या मिला वापस? और जिन्होंने हमें दिया हम उनको याद ही नहीं करते। हमने अगर किसी को शरण दिया तो उसने हमें भी कुछ लौटाया, तो एक पारसी थे। पारसियों के अलावा दुनिया में हमने जिसको भी शरण दिया, किसी ने हमें कुछ नहीं लौटाया। सबने हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारे पैसे, हमारी जमीन, सबको रौंदा है। अब बता दीजिए ना सर, दुनिया के में बाहर से आए हुए पारसियों के अलावा इस देश को एक्सेप्ट करने वाले और इस देश को रिटर्न करने वाले, एग्जैक्ट माइनॉरिटी में बोलता हूं उनको, किसी ने नहीं दिया हमें कुछ। आज अजीत डोभाल साहब ने कहा कि प्रतिशोध लेना है, प्रतिशोध लेना है, अपने ऊपर अत्याचारों को याद रखना है, देश को मजबूत करना है, और जहां हो वहीं से मजबूत करो। हो सकता है उन 4000 युवाओं में 3000 युवाओं के बीच में कोई एनडीए में जाने वाला, कोई सीडीएस में जाने वाला स्टूडेंट होगा, कोई फाइटर प्लेन उड़ाने वाला स्टूडेंट होगा, कोई डीआरडीओ इसरो बार्क में काम करने वाला होगा, उसी में से हो सकता है कि कोई नेतृत्व करने वाला होगा। उन्होंने नेतृत्व की बात की तो सिर्फ प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं की। उन्होंने कहा जिस जिस फील्ड में जाएंगे उस फील्ड का नेतृत्व करेंगे। तो नेतृत्व करते वक्त हमेशा इस बात का याद रखना कि जो कुछ भी बनाओ उसकी इंटेंसिटी इतना अधिक रहे कि जो प्रतिशोध है वो लिया जा सके और दोनों ही बातें एक साथ मिलाया जा सके। सर जानते हैं, अपने यहां गाली दी जाती है, दुनिया भर में गाली दी जाती है, ठीक है ना। गाली किस लिए दी जाती है? गाली कोई ऐसी चीज नहीं होती कि लग जाती है वो, लेकिन वो बहुत तेज रिएक्शन करती है, तुरंत ब्लड प्रेशर बढ़ा देगी, तुरंत खून को गर्म कर देगी। क्या उसमें कुछ इंजेक्शन होता है क्या गाली में? नहीं होता है। क्योंकि आप जिससे बहुत प्यार करते हैं या आप जिसका बहुत सम्मान करते हैं, उसके प्रति कोई कुछ अपशब्द बोल रहा है, और आप सब चाहते हैं कि राष्ट्र के प्रति कोई बोल करके निकल जाए। भाई हमारी आइडेंटिटी क्या है? हम अमेरिका में बस जाएं, $1 मिलियन कमा लें, लेकिन हमारी आइडेंटिटी क्या है? भारतीय मूल के आज भी कहे जाते हैं। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए, तब भी उनको भारतीय मूल का कहा जाता है, जबकि भारत में वो पैदा नहीं हुए। दुनिया भर के लोग अमेरिका में हैं बड़े बड़े पदों पे, उनको भारतीय मूल का ही कहा जाता है। कोई गूगल चला ले, चाहे कोई पेप्सिको चला ले, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों भारतीय मूल का कहा जाता है उनको? क्यों नहीं उनको कहा जाता कि ये ना अमेरिका के नागरिक हैं, अमेरिकन है? भारतीय मूल का कहने का मतलब कि कहीं भारत एग्जिस्ट करता है, कहीं उसकी एक संस्कृति एग्जिस्ट करती है, इसलिए हमें भारतीय मूल का कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और यूथ को समझना चाहिए। मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ सर, इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, मैं देखता हूँ यूथ को बेसिक नहीं पता है। उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो मैथ में भी बहुत अच्छे हैं, उनकी फिजिक्स भी बहुत अच्छी है, करना क्या है, करना क्यों है, नहीं पता। चलिए एक बेसिक नीड है, परिवार है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, शादी करना, ब्याह करना है, सब चीजें करना, तो ये तो हमेशा से रहा है ना। लेकिन अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, क्यों यहां जाना है? हमारे देश में कुछ साल से भी देख रहे हैं ना, पहाड़ा पढ़ाया जा रहा है कि सेना भी रोजगार का साधन है, मिलिट्री भी रोजगार का साधन है, सुरक्षा बल भी रोजगार का साधन है, डीआरडीओ इसरो बार्क भी रोजगार का साधन है, एचएएल भी रोजगार का साधन। एक रोजगार के साधन नहीं है, राष्ट्र निर्माण के साधन है, राष्ट्र की सुरक्षा के साधन है। रोजगार करना तो भाई उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो ये मानसिकता न पनपे इस देश के, है ना। 80 साल की उम्र में अजीत डोभाल को काम करने की क्या जरूरत है सर? अब कौन सा वो तरक्की पा जाएंगे बताइए ना, क्या पा जाएंगे? क्या करेंगे पैसे का? 75 साल की उम्र में मोदी को क्या करना है? 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार प्रधानमंत्री बन गए, क्या करना है? कौन से बंटवार होने वाला है उनका?
अभी परसों उनकी बहन आई थी बनारस नहाने के लिए, सामान्य रूप से आई, सामान ट्रेन से चली गई, बाद में किसी ने वीडियो बना के डाल दिया, लोग नीचे करें अरे क्या क्या शानदार त्याग वाला परिवार है। अरे भाई त्याग वाला परिवार है तो तुम भी तो कुछ त्याग करोगे। सब मोदी है, मोदी परिवार त्याग करेगा और उसी से देश चलेगा। बताइए, आप तो अनुभवी व्यक्ति हैं सर, क्या मैं गलत कह रहा हूं इस बात को? सर ये आवाज आपकी म्यूट है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि महबूबा मुफ्ती ये क्यों कह रही हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती को ये कहना चाहिए उस आदमी से जो अयोध्या में जाके नमाज पढ़ना चाहता है। महबूबा मुफ्ती को कहना चाहिए उस डॉक्टर से जो दिल्ली के सामने आके बम फोड़ रहा है कि यार भाई तुमको किस चीज का प्रतिशोध लेना है, क्योंकि प्रतिशोध तो उन लोगों को लेना चाहिए जिन्होंने कश्मीरी मुस्लिमों कस्लीमी हिंदुओं पे अत्याचार करके उनको मुस्लिम बना दिया। बट पोरा ये सब तो कौन लोग हैं? तो ये जो एक नरेशन हमको दिख रहा है, मैं इसलिए आपके साथ एक बड़ा सवाल ये है, अगर आप आपकी बातों को मैं सुन रहा हूं डॉक्टर साहब, अगर आप गौर कीजिए कि ईरान में जिस तरह से इंपोज किया इस्लाम को, जितनी बेदर्दी के साथ इंपोज किया, आज उसी महसद शहर के सामने जब कभी किसी वायलिन को सड़क चौराहे पर तोड़ दिया था 1979 में, आज उसी चौराहे पर जो जलाया जा रहा है वो हिजाब जलाया जा रहा है। लेकिन इस देश में जिस देश की पहचान हजारों साल पुरानी, और ईरान के साथ मुकाबला है, बहुत ही बढ़िया बात यह है कि ईरान वो है जिसके साथ आपके रिश्ते हैं, क्योंकि हजारों साल की सभ्यता में दो ही साथी हैं, जैद अवस्था लिख दें, आर्यंस लिख दें, हम लिख लें या वो लिख लें। अब आप ये देखिए इस देश में क्या हुआ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो जो मस्जिद में नमाज, जो मंदिर में भगवान राम के जन्म स्थान पे नमाज पढ़ने कश्मीर से आ रहा है, एक अभी वीडियो देख रहे थे कि भगवान के मंदिर में वो सब तरफ लैट्रिन करके बैठा हुआ है, जानबूझ के भाग रहा है वो, तो उसको पकड़ा जाता है। अभी एक हम लोग ने ईरान में देखा, वो महिलाएं बोल रही हैं कि हम पर्सियन हैं। तो ये जो लड़ाई है, अगर हम लोगों को याद करने की, हम यहाँ देखते हैं कि जो उनके खानदान में से कोई नहीं गया, यहाँ से कोई लेना नहीं देना नहीं, क्योंकि वो लोग तो फौज तो आती नहीं थी, कभी घोड़ों पे बैठ के आते थे, अपने साथ तो महिलाएं लाते नहीं, इस्लाम में तो महिलाएं नहीं लाई जाती लड़ाई में, तो वो कहां से यहाँ पैदा कर दिए सो सब मालूम है। कोई आके उनका इंतजार तो कर नहीं रही थी कि यहाँ बैठी हुई थी स्वयंवर के लिए और आ जाओ आपके गले में माला डालेंगे, तो कैसे लिए गए उनके इतिहास में लिखा हुआ। इसके बावजूद भी वो छाती पीटते हैं उन लोगों के लिए जिनके साथ कोई रिश्ता नहीं, कि हम नहीं हुए, उस समय थे तुम्हारे पूर्वज, तो तुमको क्या करना था वहां। तो ये क्या है कि हमको अपना इतिहास याद नहीं, लेकिन एक ऐसी कल्चर आके आपके सामने वो उन पे फर्जी इतिहास लादे दे रही कि वो नमाज पढ़ने पहुंच जाए। ये क्या है? ये लड़ाई को भी शायद एड्रेस करने की कोशिश है, इस तरह के बयान जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब आप दो चीज समझिएगा, देखिए एक राजनीतिक लड़ाई तो चली रही है पूरे विश्व में, भारत में भी चल रही है, और पूरे विश्व की जब बात करते हैं तो किसी न किसी देश की धरती पे, ये चाहे उस धरती पे कम हो ज्यादा हो एक अलग बात है, चाहे वो उस धरती पे कंप्लीट वही हो, धरती का मतलब उस देश में भू राजनीतिक आंदोलन चल रहा है, ठीक, और एक भू सांस्कृतिक आंदोलन भी चल रहा है। यहां पे लड़ाई सिर्फ पर्सन टू पर्सन, कंट्री टू कंट्री नहीं है, यहां पे लड़ाई है सभ्यता की स्थापना की, और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक सभ्यताएं स्थापित नहीं हो जाती। प्रतिशोध को इसीलिए याद करना है कि तुम एक सभ्यता के रूप में मिटाए गए हो, तुम एक नागरिक के रूप में नहीं मिटाए गए। ऐसा नहीं था कि तुम्हारे यहां कोई एक अमीर था, उसको 5-6 लोग आए लूटने के लिए और उसका घर घेर लिए, नहीं, तुमको सभ्यता के तौर पे लूटा गया, उसको खत्म करने की कोशिश करी। देखिए ईरान भी एक सभ्यता थी, ठीक। आज मैंने एक ही बात कहा ना, आप सोचिए कि आपके देश में पारसी हैं ना, कुछ 15-20 हजार आए थे, कुछ ही पारसी हैं, उनका कंट्रीब्यूशन देख लीजिए। ये वसुधैव कुटुंबकम है कि हम किसी के कंट्रीब्यूशन को भुलाते नहीं है, लेकिन जिसका नहीं है कंट्रीब्यूशन, हम जबरदस्ती वहां गंगा जमुना नहीं बहाएंगे फर्जी में। दूसरी चीज आप देख लीजिए सर, वो पर्सिया था,
मैं आपको बता रहा हूं 1979 में अगर वहां पे इस्लामिक क्रांति नहीं होती तो वो पर्सिया के, अगर अब थोड़ा सा और पीछे चले जाइए, 1935 तक तो उसको पर्सिया ही कहा जाता था ना, ईरान नाम का शब्द तो था नहीं वहां पे। अगर 1935 में वहां पे सब चेंजेस नहीं लाने की कोशिश होती, मौलवी मौलाना वाला कल्चर नहीं लाने की कोशिश होती, तो उनकी आइडेंटिटी आज के दौर में दुबई, सऊदी, तुर्की सब पीछे होते, सारे पीछे होते, क्योंकि उनके पास बहुत सारे संसाधन थे। और आज के जो आधुनिक संसाधन है वो भी थे, जो तेल जिसको बोला जाता है, गैस जो बोला जाता है उसको थे। बाकी पढ़ने लिखने, यूनिवर्सिटी, इन सब सारी चीजों में चूंकि ब्रीड वो बड़ा ओरिजिनल था, जैसे होता है ना, ठीक है उन्होंने अपनी पूजा पद्धति बदल ली थी वो बात अलग है, लेकिन उनका ब्रीड बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा करते, इस बात को समझिएगा सर। लेकिन 1979 में जैसे, एक तो 1935 में पहले ये सब शुरू हुआ, फिर 1979 में जैसे ही खत्म हुआ और वहां पे इस्लाम और शरीयत और फलाना ढिकाना ये सब सारी चीजें जब जुड़ गई आकर के, तो फिर क्या हुआ, वहां पे यूनिवर्सिटीज बंद हो गई, वहां पे पढ़ाई का जो माहौल है वो मौलवी मौलाना वाला माहौल हो गया, वहां पे जो उनका जो कल्चरल चीजें थी उसको धीरे 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 समाप्त कर दिया गया, और वो दुनिया से कटते गए, वो फिर दुनिया से कटते गए। और दुनिया से कटने का कारण यह हुआ, 40-45 साल में लगभग लगभग 2 पीढ़ी निकल जाती है सर। 45 साल का मतलब 2 पीढ़ी निकल जाती है। एक पीढ़ी वो जिसने दोनों देखा है, वो आज के डेट में बोलने की उसमें नहीं है। एक वो पीढ़ी है जो दोनों को जिया है, उसकी उम्र इतनी हो गई है कि वो भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। और एक ऐसी पीढ़ी आई है, दो पीढ़ी मान लीजिए उनकी, जिसने वो देखा ही नहीं, सुना है सिर्फ। और ये आप ये समझिए कि सभ्यताओं को मिटाने का खेल चल रहा है। आप जितना कन्वर्जन देख रहे हैं दुनिया भर में कि ये कन्वर्ट कर लो, बोरी लेकर, चावल लेकर के, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये सब चीजें क्या है, क्यों वही कन्वर्ट करना चाहते हो? गंगा जमुनी तहजीब भूल गई वहां पे, वहां पे लिबरलाइजेशन भूल गया, कि वहां पे सेकुलरिज्म खत्म हो गया, रहने दो ना, जो है वही रहने दो, क्या समस्या है? दुनिया में कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसमें डिफरेंस ना हो नीचे से ऊपर तक। बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं, बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारे थॉट प्रोसेस होते हैं, जिसमें अलग अलग ओपिनियन आते हैं, अलग अलग चीजें निकल करके आती हैं, अलग अलग तरीके से लोग उसको लेकर के चलने। लेकिन हमारे ऊपर कह दिया गया तुम्हारे यहाँ जाति व्यवस्था है, तुम्हारे यहाँ ये है, तुम लोग बहुत गड़बड़ हो, तुम लोग फलाना हो ढिकाना हो। जबकि याद करिएगा सर, दुनिया की कोई एक सिंगल डेमोक्रेसी नहीं है, एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में, जिसने डे 1 से महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया था। आप बताइए खोज करके पूरे दुनिया में, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े वो हैं, क्या बोलते हैं कि हम बड़े ऐसे हैं, किताबें इनकी उठा करके पढ़ लीजिएगा आप, मैं खुला कहता हूं, उसमें जो लिखा हुआ है शर्म आ जाएगी। और 2-2 बार जिन लोगों ने अपनी किताबों को लिखा नया पुराना के नाम पे, उसको उठा करके पढ़ लीजिए, क्या वहां स्थिति रही है। जिनके यहां 70-70, 100-100, 150-150, 200-200, 250-250 फिरके बैठे हो। फिरके का मतलब क्या होता है? आप जाकर के किसी से पूछ लीजिए, किसी सुन्नी से पूछ लीजिए, क्या सिया जाएगा जन्नत में? कहोगा ना 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 वो नहीं जाएगा ना, वो तो जहीबे नहीं करेगा। अरे आप जानते नहीं उनके यहाँ इमाम कैसे बनाया जाता है, बड़ा गंदा है, वो सब जूठा करके देते हैं सब, हम तो खाते भी नहीं है सिया घर का, ये नहीं है कुछ। मैं बहुत पुराना नहीं, मैं अजलाफ असराफ उसमें नहीं जा रहा हूं, वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा, लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। सिंपल सी चीज समझिए, देवबंदी बरेलवी की मस्जिद में नहीं जाएगा, बरेलवी देवबंदी की मस्जिद में नहीं जाएगा, वहाबियों का एक, ये अपने देश में अगल बगल देख लीजिए ना सर, बहुत दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, दुबई, सऊदी, ईरान जाने की जरूरत, यही देख लीजिए। लेकिन हम पे थोप दिया गया सब कुछ, तो तुम लोग ठीक आदमी नहीं थे। मैं आज इतिहासकारों से पूछ दूं अपने देश के कि तुम एक बात बता दो, तुम 100 सती का नाम ढूंढ के लाओ, नहीं ला पाएंगे इतिहासकार। अब बताएंगे अरे तुम्हारे यहां सती प्रथा थी जी, हमने उसका उन्मूलन कर दिया, उसका उन्मूलन कर दिया जी सती प्रथा का। गजबाल है सर, किसी को पता ही नहीं है।
इक्का दुक्का 2-4 जिलों में कहीं पे एक तो सती स्थान होता है, पता चलता है कि यहाँ कोई सती हुई थी। क्यों सती हुई थी? जबरदस्ती हुई थी? नहीं नहीं भैया, जबरदस्ती नहीं होती, अपने इच्छा से सती हुई थी। उनकी भी पूजा होती है। पूरा देश घूमिए ना, जौहर की प्रथा हमारे यहाँ थी, निश्चित तौर पर जौहर की प्रथा थी। राजस्थान से लेकर के और दिल्ली तक के क्षेत्र में जौहर की प्रथा थी, जहां पे अपने आबरू को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी चीजों को बचाने के लिए, कन्वर्जन नहीं होने के लिए स्त्रियों ने जौहर किया है। कौन लिखा इसको इतिहास में? सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया, राजा राम मोहन राय आए। राजा राम मोहन राय कौन थे भैया? जहां सती प्रथा, हमको ढूंढने मिलेगा ना सर। राजा राम मोहन राय कोई ऐसा थोड़ी ना 2000 साल पहले आए थे। अब बताइए, राजा राम मोहन राय 2000 साल पहले नहीं थे ना, 500-800 साल पहले नहीं थे ना, ये तो अभी अभी की बात है ना। तो हमको बताया जाए ना कि हाँ भैया यहां था, इस गांव में सती थी। आप पता करिए ना कि आपके 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले कौन सती हुआ था, किसको सती किया गया था। तो हमारे कल्चर को दबाने के लिए, हमारी संस्कृति को दबाने के लिए, इसकी मजबूती को दबाने के लिए यह काम किया गया। और हम तो इतने लिबरल हैं कि गांव में कह दें कि यहां चबूतरा है और यहां बुढ़िया माई का पूजा होता है, तो पूरा गांव बुढ़िया माई की जय कहता है, बात खत्म। हमारे किताब में हो ना हो, हमारे किसी पुस्तक में लिखा हो ना हो, हमारे किसी धर्म ग्रंथ में हो या ना हो, हम तो पूछते हैं। हमारे यहां तो ग्राम देवता का भी महत्व है। हमारे यहां तो जो मत भी अलग अलग है, सौ वैष्णव गाड़पत्य सब, उसमें भी हम डिफरेंस नहीं करते, हम तो सबको पूछते हैं। और तुम हमको बता रहे हो कि तुम लोग सेकुलर बनो, सेकुलर सांप्रदायिक ताकतें होंगी। महबूबा मुफ्ती बोल रही है ये सब सांप्रदायिक ताकतें जो हैं वो सब आ गई हैं देश के अंदर। देश के अंदर कोई सांप्रदायिक ताकतें नहीं है, सबसे बड़े सांप्रदायिक तुम लोग हो। पहले अपने आप को बदलो। तुम लोगों को कोई दूसरा बर्दाश्त नहीं है और कहीं पे भी बर्दाश्त नहीं है। और उसकी वानगी कश्मीर ताजा उदाहरण है, बहुत पुराना उदाहरण नहीं है, बहुत नया उदाहरण है। और तमाम जो कन्वर्जन हो रहे हैं देश के अंदर वो भी उदाहरण है। किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते ना सर। अच्छा मान लीजिए कि सारे इन्हीं को रख दिया जाए, सारे इन्हीं को रख दिया जाए, तभी कौन लड़ेंगे? रवीश कुमार ने पूछा भी, कहा भी था ना एक, उसमें एक पत्रकार के साथ, मुझे याद है कि अगर मान लो मुस्लिम हो भी जाएं सब लोग तो क्या दिक्कत है? सबको बना दीजिए। तो अब पाकिस्तान में तो सारे वही है ना, लगभग लगभग। ईरान में भी वही है, इराक में भी वही है, सीरिया में भी वही है। ठीक है, फिर ये कहां से आ जाता है कि ये कुर्द हो गए, ये सिया हो गए। अच्छा आप बताइए, एक मिलिट्री संगठन है जिसके 1,25,000 सदस्य हैं, 1979 में फॉर्म हुआ ईरान में। ठीक है, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, IRGC। IRGC को आतंकवादी संगठन किसने घोषित किया है? सऊदी ने, बहरीन ने। क्यों घोषित किया? अच्छा इनका क्या लड़ाई है? इनका ये लड़ाई है ना कि तुम सुन्नी हो हम शिया हैं। अच्छा जो इनकी फंडामेंटल है उसी पुस्तक के हिसाब से बात कर लिया जाए तो यही बता दो, मोहम्मद साहब के नवासे किसने मारा था? RSS वाले गए थे, RSS वाले गए थे इस काम को करने के लिए। तो ये समस्या है सर। कंप्लीट इनको भी रख देंगे ना तो ये पाकिस्तान आ जाइए, चलिए ठीक है वो तो थोड़े दूर हो गए, पाकिस्तान आ जाइए, ये सब तो एकदम पड़ोसी है ना अपने, है ना। अभी भी चौधरी चौधरी मलिक सब लिखते ही हैं, पटेल राणा चौहान, राणा सब कुछ लिखते हैं, चौहान सब कुछ लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं सब। अच्छा बहुत नजदीकी मामला है, बहुत ज्यादा पुराना मामला नहीं है। आप बताइए ना सूफी की कौन सी मजार बची हुई है? एक सूफी गायक बताइए ना पाकिस्तान में जो बचा हुआ हो, एक सिंगल की बात कर रहा हूं, जबकि इस पूरे रीजन में इस्लाम को फैलाने वाले सिर्फ सूफी हैं। वो रजवा इनके सब मार काट के जाते थे, बदवा में ये सब आकर के तराना गाते थे। एक पाकिस्तान में एक सिंगल सूफी गायक बचा है
जिसका नाम किसी को पता है तो लिखे नीचे कमेंट में इस वीडियो के कि फलाना बचा है। एक सूफी दरगाह बची हो तो लिखे वो कि बचा है। नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा? अभी तो मैं अहमदिया की बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा था ना कि उनके मस्जिद में तोड़ फोड़ की गई है, उनको मुसलमान भी नहीं माना जाता है। क्या है? और वो ये अभी यहाँ बुक फेयर में भी जाएंगे तो बुक फेयर में वो अभी किताब बांटते मिलेंगे सबको फ्री में कि आइए और इस्लाम में आइए। अभी वही अहमदिया। जैसे आप खुद ही समझ लीजिए ना, लेकिन इन पे कोई बात नहीं करता है। इन पे बात नहीं करता है तो लोगों को पता ही नहीं है। अब जैसे प्रतिशोध की बात की है डोभाल साहब ने, तो कुछ लोग इस पे सोचेंगे, इस पे विचार करेंगे। भाई उनका एक बड़ा सम्मान है, यूथ में भी उनका बड़ा सम्मान है। डोभाल साहब का अलग पॉलिटिकली चीजों से हट करके भी उनका सम्मान है। तो ये जो चीजें हैं इसको आप ऐसे ऐसे नहीं देख सकते सर। सबसे पहले आपको घोड़े की तरह पहले लगता था ना, सब टांगा चलता था तो घोड़े को ऐसे लगा दिया जाता है कि सीधे देखे, दाएं बाएं देखेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो डोभाल साहब ने कहा पहले तुम लोग ऐसे लगा के देखो, सीधा देखना शुरू करो पहले। सबसे पहले तुम लोग बड़े दाएं बाएं भागते हो, है ना। अब हमारे यहाँ देख लीजिए ना, हमारे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट भी फैसला देती है तो पता नहीं कहाँ का स्टेटमेंट उठा करके कोर्ट कर देती है। भाई वहां से क्या मतलब हमको? हमें तो बाहर की चीजें बड़ी आकर्षित करती है ना। इसीलिए बाहर से आए हुए मजहब भी हमको बहुत आकर्षित किए, है ना। नहीं यही वाला ठीक है, बड़ा बढ़िया है ये वाला। अच्छा अभी ये नया प्रोपोगेंडा चल रहा है, अब भीम बाबा की पूजा होगी। अच्छा ठीक, भीम बाबा की पूजा करो चलो, उससे कोई बहुत समस्या नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है करो। लेकिन नहीं, भीम बाबा की पूजा होगी, मंच पे हिंदू देवी देवताओं को गाली दी जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास न लिटरेचर है, न चीजें हैं, न बातें हैं, तो कहोगे क्या? कहो क्या कथा में? पंडित जी तो पोथी निकालते हैं, बांच देते हैं, उनके पास तो कथा का संग्रह है एकदम। हजारों साल से उनके पास चीजें हैं, कथा है, कहानी है, वेद है, पुराण है। कहीं से उठा कर रामचरितमानस 20 चौपाई पे वो 5 घंटा बोल लेंगे, क्योंकि रचना होती रही। ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि जी के समय में जो रामायण रच दी गई फिर उसके बाद कोशिशें नहीं हुई। सैकड़ों रामायण सैकड़ों भाषा में इस देश में रची गई, और आप कहते हैं कि हम आएंगे झाड़ू लगाएंगे खत्म कर देंगे। तो एक चीज, शत्रु बोध, समय बोध, इतिहास बोध। इतिहास जानना जरूरी नहीं है सर, उसका बोध होना बहुत जरूरी है। ये आप समझ लीजिएगा। और जिसको बोध नहीं है वो खत्म है। और सांस्कृतिक बोध होना तो और भी बहुत जरूरी है। और जब तक इतिहास बोध आएगा नहीं आपके अंदर सांस्कृतिक, हमारे यहाँ यही तो, जैसे हमारे यहाँ मतलब आजादी के बाद भी देखिए ना, सब गड्ढम गड्ढा हो गया, सब इक्चर मिक्चर हो गया उसमें। देखिए ना आप अब जैसे 3-4 उदाहरण आपको देता हूं। अभी मौका पड़ जाएगा तो गांधी की थ्योरी लगा दो, तब तक कहीं से मौका मिल जाएगा तो नेहरू की भी थ्योरी उसमें लगा दो, फिर उसमें इंदिरा की भी थ्योरी लगा दो। अच्छा चलिए गांधी नेहरू इंदिरा की थ्योरी हो गई, तब तक जेपी की भी थ्योरी चलेगी, ठीक है, फिर लोहिया की भी थ्योरी चलेगी, ठीक है, फिर एकात्मवाद की भी थ्योरी चलेगी। तो भारत तो ऐसे ही कंफ्यूज है कि कौन सी थ्योरियां पढ़ना है भाई। किसी भी राष्ट्र में नायकत्व जो होता है वो ऐसा नहीं होता है कि 50 तो थ्योरी इंपोज कर दो, उसके बाद एक वाले आएंगे कहेंगे नहीं सब तो बेकार है यार, बिना अंग्रेजी पढ़े हुए तो तुम मॉडर्न ही नहीं होगे। तो अच्छा चलो अब वो वाली भी एक थ्योरी चलेगी, कॉन्वेंट वाली। तो कॉन्वेंट वाली थ्योरी तो सिंपल सी चीज है। फिर अच्छा ये सबसे तो आप निकल उकल करके आओगे, और पॉलिटिकल लोगों ने ऐसी ऐसी थ्योरी गढ़ दी है कि वो कभी एक होने ही नहीं देते हैं, है ना। अभी उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, राजनीतिक रूप से आप देख लीजिए, लोकसभा में ठाकुर साहब नाराज थे, विधानसभा आ गया पंडित जी नाराज हो गए।
कुछ लोग परमानेंट नाराज रहते हैं, हैं? उनको कितना भी प्रतिनिधित्व दे दो, वो परमानेंट नाराज रहेंगे। कैसे एक होंगे? तो सबसे बेहतर तरीका डोभाल साहब ने यही समझा कि यूथ को बताओ कि भाई देखो, ये सब चीजें अपनी जगह पे, एक राष्ट्र के रूप में प्रतिशोध को अपने याद रखना, अपनी संस्कृति को याद रखना, अपने कल्चर को याद रखना, अपने इतिहास को याद रखना। अगर इसको नहीं याद रखोगे तो सिक्योरिटी नहीं कर पाओगे भाई। लड़ने का जज्बा, मोटिवेशन कहां से आएगा सर? उन्हीं से आएगा, उन्हीं किताबों से आएगा जिनको पढ़ना पड़ेगा। सिंपल भाई, योगी जी को वोट लोगों ने इसलिए नहीं दिया कि उनका चेहरा बहुत बढ़िया है, वो सुंदर दिखते हैं, मॉडल है, देख के बड़ा आनंद आएगा। नहीं, इसलिए वोट दिया कि पीछे पीटे गए थे। तो वह भी जनता का एक बदला है कि जिन्होंने हमें पीटा, हम उसको बदल के रहेंगे। बदल दिया लोगों ने। मुझे मोदी इसलिए नहीं जीतते कि उनकी बातें बहुत अच्छी हैं। मोदी इसलिए जीतते हैं कि जो कुछ रैप्चर किया गया, कैप्चर किया गया, खत्म किया गया, उसको पुनर्स्थापित कर रहे हैं। तो आदमी कहता है ठीक है यार, 200 रुपया किलो आलू, 300 रुपया किलो पेट्रोल भी खरीद लेंगे, लेकिन ये रहेगा तो ठीक रहेगा, आगे भविष्य के बारे में सोचना। और डोभाल साहब भी इस बात को कहते हैं कि वर्तमान की मत सोचो, नेतृत्व और नेतृत्वकर्ता वो होगा जो आगे की सोच करके चीजें करेगा। जी मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर बातचीत से आपने समझाया इस पूरे दर्शकों को। मुझे लगता है जरूर मजा आया होगा, लेकिन चूंकि जो डोभाल साहब कह रहे कुछ इसी अंदाज में आप योगी जी को भी सुनते हैं, आप इसी अंदाज में मोदी को सुन रहे हैं, और इसी अंदाज में अब इस देश की राजनीति चल रही है। मैं कल सुन रहा था कि किस तरह योगी जी ने साफ कहा कि उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षतद भारत नाम भारती यत्र संतति। ये क्लियर कहा उन्होंने कि भारत है क्या, भारत की संस्कृति क्या है। विष्णु पुराण का श्लोक ये आपको बताता है। और ये विष्णु पुराण अगर हम उनकी सुने, वामपंथियों की तो 5वीं शताब्दी, और अगर उससे पुरानी है तो 3, वो ये कहते हैं कि ये 3 से 5 BC से लेके 3 से 5 AD तक है, लेकिन हम जानते हैं ये हजारों साल से है। तो यही बात का भाव था। मुझे लगता है आप जुड़े। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी की से यकीनन कुछ फैक्ट्स लोगों को खोले हैं। तो जिन लोगों को की फैक्ट्स अभी तक नहीं जाना है तो उनको जाइए अलग अलग इशू पर, वहां की फैक्ट्स में जो है अलग अलग तरीकों डॉक्टर साहब समझाते हैं, और समझाने के तरीके से समझाते हैं, ऐसे उठा के समझाते हैं, तो उसको समझिएगा। आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद निवासी। और आप तमाम दर्शकों को अगर ये वीडियो लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप सहयोग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, प्रणाम।